नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच घमासान देखने को मिला। राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह विपक्ष की तैयारी और तथ्यों पर जानकारी कमजोर ही दिखी, जबकि राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। विदेश मंत्री ने राहुल गांधी की समझ और चीन के साथ कांग्रेस की सांठगांठ की पूरी फाइल खोल के रख दी, जबकि राहुल गांधी सदन के बाहर भी ट्रंप के दावे को लेकर पीएम मोदी को घेरने की जुगत लगाते नजर आए। जुगत तो मुसलमानों के वोटों को लेकर तेलंगाना की रेवंत सरकार भी लगा रही है। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार मुस्लिम समुदाय की 14 पिछड़ी जातियों या समूहों को आरक्षण और दूसरे सरकारी योजनाओं के फायदे देने की योजना बना रही है। दरअसल सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े मुसलमानों की इन 14 जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में एक अलग कैटेगरी यानी BCE के तहत 4% का आरक्षण दिया गया था, लेकिन यह मामला कानूनी पचड़ों में फंस गया था। अब फिर से इसे अमल में लाने की तैयारी है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संसद में 3 दिन तक ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई, लेकिन इन 3 दिन में विपक्ष की जिस तरह से बखिया उधड़ी है और जिस तरह से तथ्यों की कमजोर जानकारी देखने को मिली, वो क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा राहुल गांधी का मिस एडवेंचर था और अमित शाह ने ये साफ कहा राज्यसभा में कि 30 साल तक उधर ही बैठोगे, और यकीन मानिए वो गलत नहीं कह रहे हैं। अगर यही रास्ते राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को लेते चले गए तो यही हाल होगा। क्या हुआ? आप इतना बवाल कर रहे थे, भाई पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, चलने नहीं दे, और जब बहस हुई आपकी हवा निकल गई, बैलून फुला ही नहीं, छेद निकल गए। एक भी तार्किक और एक भी अच्छा भाषण आप नहीं दे सके। आप देश की जनता को यह समझाने में ही कामयाब नहीं हो पाए कि आप बहस किस चीज पे कर रहे थे। सबसे बड़ी दिक्कत, आप बताइए, बड़े बड़े तुर्रम खां कांग्रेसी पत्रकार और ये वो पूरी दुनिया में भाषण दे रहे, कोई बता दो भाई ये डिस्कशन था किस बात के लिए? अकाउंटेबिलिटी किसकी, कहां, क्यों? आप मोदी बैशिंग करने के लिए आपने ये काम किया, तो हुआ क्या? हम लोग बताते आ रहे किस तरीके से इंडी गठबंधन में ये अकेले पड़ गए, लेकिन कुछ और भी हुआ, और वो ये हुआ कि राहुल गांधी से तमाम लोग नाराज हो गए। किसको किसको आपने बोलने का मौका दिया लोकसभा में? तो उड़ीसा से उलाका को क्यों दिया भाई? उसके पिताजी 2 बार के सांसद, माताजी जो है AICC की मेंबर, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, परिवारवाद चल रहा है। राजस्थान से आपने उठाया शीशराम ओला के बेटे को, वो बहुत बड़े जाट लीडर शीशराम ओला, उनके बेटे को आपने मौका दिया। फिर आपने किसको चुना? तो सुशील कुमार शिंदे जो गृह मंत्री थे, उनकी बेटी को आपने मौका दे दिया। फिर खुद आ गए, फिर प्रियंका वाड्रा, और शुरुआत किससे करवाई आपने? गोगोई से, मुख्यमंत्री असम के बेटे। मतलब खानदानी लोगों के अलावा कांग्रेस में किसी की कोई औकात नहीं है। दिस इज द मैसेज पार्टी के अंदर चला गया, और आपने मनीष तिवारी को साइड कर दिया, आपने शशि थरूर को नहीं बोलने दिया। बहुत सारे लोग थे। तो एक तो ये जो 30 साल तक आप नहीं रहोगे, वो कारण ये है कि तो बाहर से भी आपको प्रॉब्लम है और पार्टी के अंदर भी खोखला हो रहा है, दीमक की तरह चाट रहे हो। आपने कितना तमाशा किया, कितना तमाशा किया। पूरे 3 दिन एक सेंटेंस में बोलूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से वैचारिक दृष्टि से दरिद्र हो गए राहुल गांधी। पार्लियामेंट में निकल करके कल क्या उन्होंने कहा, अंदर क्या बहस चल रही है? हर जगह यही बोला जा रहा है, प्रधानमंत्री बताएं ट्रंप लायर है, ये ट्रंप ने इतनी बार ये कह दी, वो कह दी, ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया, और बाहर आकर मीडिया में आपने क्या कह दिया? कोई दिखा नहीं रहा, कोई पता नहीं कि पॉलिटिकल सेंस कहां चला गया है मीडिया वालों का।
उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया कि आपको क्या लग रहा है कि क्यों बोल रहा है? वो दबाव डाल रहा है ताकि उसको ट्रेड डील करना है। मतलब यू न्यू इट, कि वो बार बार कि हमने मध्यस्थता की इसलिए कह रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के साथ उसको ट्रेड डील करना है, इसलिए वो हिंदुस्तान पे दबाव डालने के लिए वो झूठ बोल रहा है। दिस इज वॉट यू सेड, यू एक्सेप्टेड इट। और आप अंदर ये कह रहे हैं कि भाई सरेंडर, नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के कहने के ऊपर जो है डर के मारे सरेंडर कर दिया जी। तो भाई कितने मुंह हैं आपके, कितने मुंह हैं? दुमुहा सांप तो हमने सुना, ये तो कई सारे मुंह आपके निकल गए, पता नहीं कहां से क्या आवाज निकल रही है। और ऐसे में जब आपका विजन क्लियर नहीं है, सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, इशू क्लियर नहीं है, संगठन ठीक नहीं है, पार्टी के अंदर प्रॉब्लम, बाहर प्रॉब्लम, तो अमित शाह ने कोई गलत बात थोड़ी कही। ये 30 साल तक ये जो ऑपरेशन सिंदूर का ये 3 दिन कांग्रेस पार्टी पे बहुत भारी पड़ने वाला है। बिल्कुल। क्या ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में विपक्ष ने सिर्फ पाकिस्तान की ही पैरवी की है? देखिए, विपक्ष की बात नहीं है यहाँ। विपक्ष की सारी पार्टियां एक सुर में नहीं थी। बार बार हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि विपक्ष की सारी पार्टियां कांग्रेस के एजेंडे पर नहीं चल रही थी। सारी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे थे। किसी को यह साबित करना था कि यह हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसमें भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है ताकि वो मुसलमानों को खुश कर सके। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर संसद के अंदर भी सवाल उठाया गया। इसलिए हर हर महादेव की बात की गई, ऑपरेशन महादेव पर भी सवाल उठाए गए। इसलिए बोलना पड़ा कि भाई ये सेना का युद्ध घोष है, एक दो नहीं। भगवान श्री रामचंद्र की जय से लेकर जय माँ काली, जय भगवान, ये सारे अलग अलग बटालियन जो सेना के हैं उसके युद्ध घोष है। और ये हमने शुरुआत नहीं की है, ये पहले से ही है। कांग्रेस के समय में भी था। सेना के अपने तरीके से युद्ध घोष निर्धारित करते हैं, वो लोग चाहते हैं कि हमको क्या करना है। तो ऐसे में इन लोगों ने, कुछ पार्टियों ने इसे ये बनाने की कोशिश की कि मोदी सरकार मुसलमान विरोधी है। बस उसका मकसद इतना ही था, पाकिस्तान से उसे लेना देना नहीं है। उन पार्टियों को यह भी लगता है हम रीजनल पार्टियां हैं, एक राज्य में पॉलिटिक्स करते हैं, पाकिस्तान का मसला हमारे लोगों को समझ से बाहर है। इसलिए उन लोगों ने राहुल गांधी के एजेंडे पर काम करना छोड़ दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि मोदी ने जो पॉपुलैरिटी हासिल की है एक्स्ट्रा, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो लोगों को लगने लगा मोदी है तो सच में मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान ने सरेंडर किया, ये सबने देखा। डीजीएमओ स्तर की बात हुई, ये सारी बातें पहले कही जा चुकी है। ट्रंप के बोलने न बोलने, उस पर सवाल करने का लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ट्रंप क्या बोलता है, शी जिनपिंग क्या बोलता है, या शहबाज शरीफ क्या बोलता है, उसके आधार पर यहाँ के लोग अपने प्रधानमंत्री पर सवाल नहीं उठाएंगे। ये सिर्फ राहुल गांधी उठा सकते हैं, दूसरे लोग सवाल नहीं उठाएंगे। यहाँ की जनता जानती है कि वो लोग हमारे पक्ष में थोड़ी बोलेगा, हमारे विरोध में बोलेगा। उसका अपना एक एजेंडा होगा और उसी एजेंडे पर चल रहा है। तो इसलिए अमेरिका पर न पहले भरोसा था न आज भरोसा है। मजबूरी है कि हम इस ग्लोबल सोसाइटी में रहते हैं तो हमें उसके साथ भी बेहतर संबंध रखना है। आज भी और कल भी चीन और पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन दोनों के साथ बैलेंस बनाने की कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान थोड़ा सुधर जाए, चीन के साथ थोड़े संबंध बेहतर होने की गुंजाइश बनी रहे। तो इसलिए राहुल गांधी ये सोच रहे थे कि किसी तरीके से एक सवाल ऐसा हो जाए, कुछ ऐसे मुद्दे हो जाएं जिसके कारण पीएम मोदी परेशान हो जाए और लोगों के अंदर ये मैसेज जाए कि देखो राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को निरुत्तर कर दिया, मतलब उसका जवाब वो नहीं दे पाए। एक भी सवाल इनका ऐसा नहीं था, विपक्ष का एक भी सवाल ऐसा नहीं रहा जिसका उत्तर नहीं दिया जा सके। तो इसलिए इस पूरे 3 दिन की चर्चा के दौरान सच में कांग्रेस 30 साल पीछे चली गई है और लगता है कि अब धीरे धीरे विपक्ष की पार्टियां भी जो है वो जान गई है राहुल गांधी के आगे पीछे मत चलो, अलग अलग अपना रास्ता दिखाओ, इसके साथ चलोगे तो हम लोग भी 20-30 साल पीछे ही चले जाएंगे।
बिल्कुल। कांग्रेस की सियासत को लगता है कि अब जंग सी लगती जा रही है, और तेलंगाना से जो खबर आ रही है वो तो यही बता रही है कि कांग्रेस की दिक्कतें वहां सबसे ज्यादा बढ़ने वाली हैं। देखिए, ये डेस्परेट अटेम्प्ट है कि मुसलमानों को नौकरी में रिजर्वेशन, कर्नाटक में कोशिश किया इन लोगों ने, ये लोग तेलंगाना में कर रहे हैं। और ये जब भी उस तरह के राज्य में जब चुनाव होते हैं, ये अपने आप में एक ब्रॉडर चीज समझ लीजिए। कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म चल रहा है, कॉम्पिटिटिव मुस्लिम अपीजमेंट चल रहा है कि हम मुसलमानों के सबसे बड़े। तो आपने क्या किया, आपने एक रसगुल्ला जो है मुसलमानों को दिखाया तेलंगाना में, और यही बात जो है अल्लू राजा जो है वो वहीं से आते हैं, उधर से। वो बिहार में कहेंगे देखो हमने तेलंगाना में ऐसा क्या, मुसलमानों को अमृत करेंगे। आर यू गेटिंग मी? यही काम फिर ये यूपी में भी करेंगे। इनको सरवाइव करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को फिर से वापस मजबूत करने के लिए मुसलमानों का वोट वापस जीतना जरूरी है, और वही पेच है। तेजस्वी यादव मुसलमानों के वो मसीहा बनेंगे, ये आपस में ही लड़ रहे हैं। जो मैंने कहा कॉम्पिटिटिव मुस्लिम अपीजमेंट, बीजेपी बाहर है सब चीज से, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? हिंदू समाज को। आप बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये इतना बार बार इस तरीके से कर देंगे, आपके दिमाग को ऐसा पल्यूट कर देंगे, आपको लगेगा कि ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। पश्चिम बंगाल में वो भी कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। ऑलमोस्ट 97% मुस्लिम्स, उनकी जातियों को आपने ओबीसी के लिस्ट में डाल दिया। आप यहां उसको अलग अलग कैटेगरी से ओबीसी के लिस्ट में डाल रहे हो। कर्नाटक में भी यही काम आप कर रहे हो, यही काम यूपी में भी करोगे, यही काम जो है आप बिहार में भी करोगे। हर जगह ये जो मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं, क्योंकि अब तो बहुत हो गया। पहले राम मंदिर में बेवकूफ बनाते थे, अब राम मंदिर तो बन गया है ना, राम मंदिर बन गया। 370 नहीं करने देंगे, कर दिया। ट्रिपल तलाक हटने नहीं देंगे, हो गया। वक्फ नहीं हटाने देंगे, हो गया। कुछ नहीं होने वाला, काम चालू है। तो आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया कि चलो भाई अब ऐसा करते हैं, ये सब चीज से तो ये हम लोग हार जाते हैं हर बार कोर्ट कचहरी के चक्कर में। मुसलमानों को जो है रिजर्वेशन का घुट्टी पिलाते हैं। और रंगनाथ मिश्रा आयोग का जो रिपोर्ट जो है वो बाहर निकाल के रख देगा और कहेगा देखो भाई इसमें रिकमेंड किया था, है ना। तो ये कॉम्पिटिटिव कम्युनलिज्म के चक्कर में ये हिंदुओं को, खास करके ओबीसी को काट करके, उनके हिस्से को काट के मुसलमानों को दिए जाएगा, ये इनका षड्यंत्र है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं, राहुल गांधी के कई सारे मुंह, किस मुंह से वो क्या करेंगे पता नहीं चलता। आप एक तरफ ओबीसी की बैठक भी बुलाते हो कि ओबीसी को वापस लेना है, और ओबीसी के हिस्से की नौकरी काट करके आप मुसलमानों को भी, भैया आप सबसे ज्यादा अक्लमंद हो क्या? या ओबीसी की स्ट्रेटजी बनाने वाले कुछ और है, मुसलमानों की स्ट्रेटजी बनाने वाले कुछ और है, दलितों की स्ट्रेटजी बनाने वाले कुछ और हैं, ट्राइबल्स के लिए स्ट्रेटजी बनाने वाले कुछ और हैं, और अपर कास्ट को बनाने वाले कुछ और हैं आपके यहाँ स्ट्रेटजी बनाने वाले, और पांचों सातों अलग अलग मुंह आपके बने हुए हैं और सब आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति है क्या? कांग्रेस पार्टी के इतना कंफ्यूज्ड, जब लीडर कंफ्यूज हो जाता है तो पार्टी भी डिरेल हो जाती है। हालांकि तेलंगाना में जो ये कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट में 1 सेकंड में उसको फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। ये सिर्फ मुसलमानों को आज़ादी के बाद से बेवकूफ़ बनाते आ रहे हैं, और माशाल्लाह ऐसी कम्युनिटी है मुसलमानों की कि उनको बड़ा मज़ा आता है बेवकूफ़ बनने में, तो वो बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। ये बिहार के मुसलमानों को सुगुफा दिया जा रहा है, कुछ नहीं होने वाला है। क्या रेवंत सरकार तेलंगाना में एक बड़ी चिंगारी को हवा दे रही है? देखिए, चिंगारी नहीं है ये चिंगारी तो पहले से लगी हुई है। ओबीसी में मुसलमानों की जातियां रहती है, लेकिन डिबेट का मुद्दा अलग होना चाहिए, बात अलग करनी चाहिए उन लोगों को जो इसके समर्थन में आते हैं। अखिलेश यादव जो पीडीए का फार्मूला लेकर आए हैं,
उसमें पीडी रखना चाहिए, ये क्यों रखते हो? यानी कि मुसलमानों का मुद्दा जब हो तो आप सिर्फ ये मान लो कि ये मुसलमान होना चाहिए, ये मत मानो कि ये अगड़ा मुसलमान, पिछड़ा मुसलमान है। मुसलमान अगर करोड़पति अरबपति भी है तो उसको आप सपोर्ट करोगे, लेकिन हिंदू को कैसे बांटोगे? दलित और पिछड़े के वर्गों में। तो ये एफिडेविट दायर करना चाहिए इन मुसलमान संगठनों को और सीधे तौर पर एक बार कह देना चाहिए कि देखो, मुस्लिम समाज भी कई जातियों में बटी है, इसमें भी पिछड़ा है, इसमें भी दलित है, और इसलिए इन दलित पिछड़ों में आपस में झगड़ा भी होता है, छुआछूत यहाँ भी है, परेशानियां यहाँ भी है, शादी यहाँ भी नहीं होती एक दूसरे में। तो हिंदुओं के जातियों के आधार पर इसे लड़ाने वाले मुस्लिम जातियों की बात भी करें। ये सारी रीजनल पार्टियां जो बात करती है बार बार कि मुसलमान मतलब भाईचारे का धर्म, इस्लाम में भाईचारा होता है, जितने मौलाना आता है वो सब यही बात कहता है, जाति में नहीं बटे हुए हैं। तो जब आप जाति में नहीं बटे, वर्ग बना लेते हो, जातियों में बटे रहते हो और फायदा उठाने के लिए उधर की तरफ विपक्ष में बैठी हुई कुछ पार्टियों की सरकारें आपको बैकडोर एंट्री दे देती है। तो ये जो कंट्रोवर्सी चल रहा है, तेलंगाना में ये देने की कोशिश करेंगे, कर्नाटक में देने की कोशिश करेंगे, और अगर डायरेक्ट कोशिश नहीं करेंगे, ये लोग क्यों कर रहा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन हो? क्योंकि इन लोगों ने बहुत समय तक ओबीसी ग्रुप में मुसलमानों को रखा, लेकिन उसका फायदा ही नहीं दिखा। वो डायरेक्ट ये बता नहीं सके कि देखो, ओबीसी में मुसलमानों के इतने वर्ग हैं, इतनी जातियां हैं, इसलिए मुसलमानों को हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, ये ओबीसी को दे रहे हैं, ओबीसी को दे रहे हैं। ये परसेप्शन क्लियर नहीं हो पाता है। ये बिहार में जाकर भी नहीं कहेंगे और ना बंगाल में जाकर कहेंगे। तो ये एक स्पेशल कैटेगरी जिसमें 4% अगर रिजर्वेशन हो जाए तो ये डायरेक्टली कहेंगे देखो, हमने मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया। अभी तो जितने ओबीसी में मुस्लिम जातियां भी है, हिंदू जातियां भी है, तो सबको सार्वजनिक तौर पर मिल रहा है। तो ये जो इस समय कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए नई पॉलिटिक्स कर रही है कि हर जगह बैकडोर एंट्री इनकी जातियों के करें, ये आगे के चुनावों में इसके लिए दांव उल्टा पड़ेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, ये पिछली बार एक मुद्दा उठा था क्या कि इस पूरे देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, और पीएम मोदी ने उठा दिया, तुम्हारे मंगलसूत्र छीनकर ये लोग अपने जेब भरेंगे। इस बार तो इन लोगों को तेलंगाना और कर्नाटक से भी बाहर होना पड़ेगा, बिहार तो ऐसे ही इसके हाथ से गया हुआ है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करके विपक्ष बुरी तरह से फंस चुका है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष की जो फजीयत हो रही है, उससे विपक्ष पूरी तरह से बैकफुट पर है। खासतौर से राहुल गांधी राष्ट्रहित के मुद्दे पर सवालों में आ चुके हैं। वहीं तेलंगाना में भी मुस्लिम आरक्षण को लेकर सियासी बवाल होना तय माना जा रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।